बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एशिया कप 2025 की रौनकें मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाओं में बिखेरने को तैयार हैं। क्रिकेट के मैदान सज चुके हैं, जहां 8 टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और हर गेंद हर शॉट पर क्रिकेट के चाहने वाले भरपूर महसूस होंगे। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज़ 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ करेगा, लेकिन असल इम्तिहान 14 सितंबर को होगा, जब रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तारीखी मार्के में गवाह बनेगा दुबई, जहां करोड़ों दिल एक दूसरे के साथ धड़केंगे। ग्रुप स्टेज से सुपर 4 और फिर फाइनल तक ये इवेंट अपने पाए तकमील तक पहुंचेगा, जिसके बाद फैसला होगा एशिया के चैंपियन का ताज किसके सर पर सजेगा। एशिया कप का 17वां एडिशन आज से शुरू हो रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत 14 एशिया कप वनडे फॉर्मेट पर खेले गए हैं और अब 2025 का एशियन T20 फॉर्मेट पर शुरू होने वाला तीसरा एडिशन है। इससे पहले 2016 में T20 फॉर्मेट हुआ, जो बांग्लादेश में खेला गया। शाहिद खान आफरीदी की क़यादत में खेलने वाली टीम इस एडिशन में पाकिस्तान को भारत और बांग्लादेश के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा और फाइनल में टीम जगह ना बना सकी। इसके बाद T20 फॉर्मेट का दूसरा एशिया कप 2022 में UAE में मुनक्किद हुआ। यहाँ पाकिस्तान फाइनल तक पहुँचने में कामयाब रहा, लेकिन उसे श्रीलंका के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा। वनडे फॉर्मेट पर होने वाला एशिया कप अब तक 14 टूर्नामेंट मुनक्किद हो चुके हैं, जिसका पहला इवेंट 1984 में UAE में हुआ और उसका फातेह श्रीलंका रहा। पाकिस्तान वनडे फॉर्मेट में होने वाले इवेंट्स में 2 मरतबा चैंपियन बना। बांग्लादेश में 2000 में होने वाला एक रोज़ा टूर्नामेंट मोइन खान की क़यादत में टीम पाकिस्तान ने ट्रॉफ़ी उठाई। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने मिसबाह उल हक की क़यादत में 2012 में बांग्लादेश को फाइनल में सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद शिकस्त देकर एशिया कप वनडे टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम किया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। ब्रेक के हिस्से में गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। खुश आमदीद कहते हैं आपको। अहमद शहजाद, सबसे पहले ये बताइए कि शारजा में होने वाला 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट, जहां फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक लो स्कोरिंग मैच में 75 रन से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। ये जीत एशिया कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कितनी हौसला अफजा बात है? जी, सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी और उसमें आप देखें कि हम बात करते हैं कि ऑलरेडी आपकी बैटिंग लाइन जो है वो इनएक्सपीरियंस है, यंग है। उस पर अगर आप प्लेइंग 11 भी ठीक नहीं खिलाते हैं तो उसका नुकसान होता है। कल के मैच में फाइनल में अच्छी प्लेइंग 11 उतारी है। एशिया के अंदर इंसान के पास 2 जेन्युइन स्पिनर होने चाहिए। तीसरा नवाज जो है बिल्कुल फिंगर स्पिनर बनता है, तो कि उन्होंने हैट्रिक की है, लेकिन आप उन पे ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं बॉलिंग के अंदर। आप सलमान अली आगा का बिल्कुल हमने स्टेटमेंट सुना है कि अंडर एस्टिमेट नहीं, हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते। पास के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंसेस रही है क्रूशियल मैचेस के अंदर, हम उसको देखते हुए एक चीज कहते हैं। आप ने उनको जो है ना सहूलत पेश की पिच ने और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फेयर इनफ, लेकिन बहुत जबरदस्त एक प्लेइंग 11 खेल रही थी जिसमें अबरार और मुकीम दोनों शामिल थे और तीसरा स्पिनर नवाज। जब भी नवाज के ऊपर दूसरा एज अ स्पिनर प्रेशर पड़ता है ना, प्रेशर पड़ता है, वो ठीक बॉलिंग नहीं करता। तो जब वो इजी हो जाता है, उसको पता है कि मेरे अलावा 2 स्पिनर और पड़े हैं, फिर वो बेहतरीन बॉलिंग करने लगता है। कुछ बॉलर्स इस तरह के होते हैं तो जिनको स्लिप, जब ब्रेक भी हो रहा हो ना, तो उनको कप्तान जब कहता है ना कि स्लिप ले लो, वो स्लिप तक लेना पसंद नहीं करते हैं कि नहीं, वो सेव करते हैं। तो नवाज उस तरह का बॉलर है। तो उसके बाद जो है आप देखिए कि ये जो जीत थी, ये एक मोरल बूस्टर है पूरे पाकिस्तान के लिए। अब तो सवाल आपका बनता है ना, वो ये बनता है कि जीत का पीछे वजह क्या थी, रीजन क्या थी। आप देखिए कि पहला जो फेज था जब बैटिंग कर रहा था पाकिस्तान बड़ी हल्की और ऑर्डिनरी क्रिकेट खेला। जिस तरह की शॉट सिलेक्शन थी बल्लेबाजों की, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बड़े मैचेस के अंदर। स्पेशली फखर जमान जो इनिंग खेले हैं, जिस तरह 25-26 बॉल खेल के और 25-26 स्कोर किया, उसके बाद जहाँ गेम को डीप लेके जाना था एंड तक, वो कर ना सके, आउट हुए। तो लेकिन जो टीम लगी है ना, ये मिसिंग था पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर। एज ए टीम नजर आए, एज ए यूनिट नजर आए। आप देखेंगे कोई भी आउट करता था तो सबके चेहरे पे खुशी थी और एक पैशन था, जीतने का जज्बा मौजूद था। और जब आप एक टीम होके खेलते हैं तो इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। बेशक आपका एक हाफ बुरा गया हो, लेकिन सेकंड हाफ में पाकिस्तान टीम ने एक जबरदस्त टीम बन के खेला, अच्छी बॉलिंग की, अपने कैचेस पकड़े और ये मैच जो है जीता।
अहमद शहजाद साहब, आपने जो टीम की बात की है, अब सूरत हाल ये है कि एक चीज़ जो गुज़िश्ता चंद महीनों में कोच माइक हेसन के आने के बाद इस टीम में दिखाई दे रही है, वो ये है कि पाकिस्तान एक टीम की तरह खेलती दिखाई दे रही है, किसी एक पर इन्हिसार नहीं कर रही है। और ख़ास तौर पर मैं फ़ाइनल की बात करूंगा, जहां पर एक आम तासुर यही था कि सलमान मिर्ज़ा अगर ड्रॉप होंगे तो हारिस रऊफ़ टीम में आ जाएंगे, लेकिन हारिस रऊफ़ जो लीडिंग विकेट टेकर हैं T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए, उन्हें बाहर बिठाया गया। और हमने देखा फ्लोरिडा में भी आखिरी T20 मैच में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ शाहीन शाह अफरीदी को प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया गया था। तो ये जो एक नई डेवलपमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट में कि बड़े नाम नहीं, परफॉर्मर चाहिए। तो यही है ना यार भाई, यही तो हम बात करते रहे कि हेसन क्या कर रहा है। हेसन को वो टीम अच्छी लगती है या वो प्लेयर्स वो खिलाता है जिनकी जरूरत होती है। यहाँ के पहले क्या हो रहा था, पहले यारी दोस्ती हो रही थी। जब हम ये कहते थे तो लोगों को बुरा लगता है कि यार ये 6-8 प्लेयर तो खेलेंगे ही खेलेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो उसको समझ आ रही है वो उसकी ट्राइयां कर रहा है और रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। आई थिंक एक बहुत अच्छा इक़दाम है। जिस तरह हमने पहले बोला है आपको, यहाँ पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेला जा रहा है, यहाँ टीम को सामने रखते अच्छी नीयत के साथ खेला जा रहा है। और जो परफॉर्मेंस करेगा, पीछे देखे नसीम शाह हुई भी थी। नसीम शाह कहाँ है? नसीम शाह आज बाहर है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है। किसी की भी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है इस टीम के अंदर। कोई भी कभी भी बाहर हो सकता है। इसकी परफॉर्मेंस इसी तरह की है। हाँ, तो जो प्लेइंग 11 समझ आती है एशिया के अंदर, उसी प्लेइंग 11 से जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के पास 3 स्पिनर, चाहे जिस तरह का भी पिच हो, दुबई UAE के अंदर 3 स्पिनर लाजमी खेलने चाहिए और एक जबरदस्त टीम खेली। अहमद शहजाद साहब, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में आपने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में भी आप UAE में खेले हैं। आप क्या समझते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है स्पिनर्स का, आपको लगता है कि यहाँ पर अब दुबई में आपको 2 फास्ट बॉलर और 2 मुस्तनद स्पिनर के साथ मैदान में उतरना होगा? डिपेंड करता है कि पिच किस तरह की है। अर्ली ऑन ऐसी बात नहीं है। अर्ली ऑन टूर्नामेंट के अंदर जहाँ पे पिच के अंदर जो है ना इतना टर्न शायद मौजूद ना हो, वहाँ पे आप 2 फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि पहले मैच से ही पिच आपको नजर आ रहा है, पिच टर्निंग है, पिच के अंदर क्रैक्स मौजूद है, स्लोअर साइड पे लग रहा है, तो वहाँ पे एक फास्ट बॉलर और एक फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट ऑलराउंडर के साथ जाके आप 3 स्पिनर का जाल बिछा सकते हैं। देखिए, कभी भी आसान नहीं होता है। जितनी भी सीधी पिच हो जाए UAE के अंदर, स्पिनर्स को आड़े हाथों लेना बल्लेबाजों का आसान इसलिए नहीं होता है कि आउटफील्ड भी बड़ी स्लो होती है। एक तो पिच स्लो होता है, फिर आउटफील्ड स्लो होती है। वो जो स्क्वायर होता है वहां से भी शॉट निकलता नहीं है, पड़ के स्किड नहीं होता, वहीं पे रह जाता है। तो स्पिनर्स को ज्यादा रन बटोरना वहाँ मुश्किल होता है। तो होता ही है कि जो अच्छे स्पिनर्स होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के पास मौजूद है इब्रार और सुफियान मुकीम की शक्ल में, वो आप पे प्रेशर डेवलप करते हैं। फिर आप बड़ी शॉट के लिए जाते हैं। और फिर जो चाइना मैन और मिस्री बॉलर होते हैं, इनको कई बल्लेबाज हाथ से रीड नहीं कर पाते। और जब आप हाथ से रीड नहीं करते हैं और आप एक्सपेंसिव शॉट खेलने जाते हैं, वहाँ गलती के चांस होते हैं और अपनी विकेट देते हैं। इसी वजह से ये दोनों बॉलर अपनी अपनी जगह एक बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। और पाकिस्तान टीम ने अगर आगे बढ़ना है और एशिया कप में अपने चांसेस को बरकरार रखना है, ये दो बॉलर जो है इनका हर मैच में होना लाजमी है। अहमद शहजाद साहब, आप बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में ख़ुद टॉप ऑर्डर में खेले हैं पाकिस्तान के लिए। आप क्या पेशगोई करना चाहेंगे कि बैटिंग में पाकिस्तान टीम साहबजादा फरहान, साइम अयूब के साथ इनिंग का आगाज़ करे, नंबर 3 पर फ़खर जमान खेलें, या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इनिंग का आगाज़ साइम अयूब के साथ मोहम्मद हारिस करें, नंबर 3 पर फ़खर जमान खेलें और आप साहबजादा फरहान को ड्रॉप करके मिडल ऑर्डर में एक बल्लेबाज को बढ़ाएँ या एक बॉलर को मौका दें? अरे भाई, एक ही तो बल्लेबाज है कि जिसने पिछले मैच 4 अभी मैन ऑफ द मैच लिए। आप उसी को ड्रॉप करेंगे? फ़खर जमान फॉर एग्जांपल, अगर आपने ड्रॉप करना है तो आप फ़खर जमान का नाम क्यों नहीं लेते? या अगर आपने ड्रॉप करना है तो आप साइम अयूब का नाम क्यों नहीं लेते? साहिबजादा फरहान इतना आसान क्यों है सारों के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से जिस कॉम्बिनेशन से चल रहे हैं उस कॉम्बिनेशन को भी चलते रहना चाहिए। हारिस एक ऐसा है शख्स नीचे जिसका कोई रोल डिफाइन नहीं लग रहा है। नीचे से भी आ रहे हैं तो वो स्लो खेल रहे हैं,
ठीक है, ऊपर उनकी जगह बन नहीं रही है। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप देखा जा सकता है कि हारिस को ही खिलाना है या फिर जो है ना आपने किसी और को उनकी जगह खिलाना है, क्योंकि वो विकेट कीपर भी हैं, विकेट कीपिंग करते हैं। तो आप ये देख लें कि ऊपर से आपने फखर जमान को खिलाना है या साइम अयूब को खिलाना है और हारिस को ऊपर लेके आना है, क्योंकि आप बीच में जो है ना हुसैन तलब की जगह बन सकती है, बन जाती है, लेकिन फिर ये होता है कि विकेट कीपिंग कौन करेगा। तो ये सवालों के जवाब जो है वो टीम मैनेजमेंट बिल्कुल दे सकती है। लेकिन जहाँ तक आपने साहिबजादा फरहान की बात की है, अगर मेरे हाथ में हो तो जिस तरह की परफॉर्मेंसेज और टैलेंट उन्होंने शो करके दिखा दिया है, मेरा नहीं ख्याल है उनको कोई अब और कोई चीज प्रूव करने की जरूरत है। हाँ, अगर किसी को निकालना भी है तो बाकी इस टीम में जिस तरह मैंने पहले कहा है कि कोई भी इस तरह का प्लेयर नहीं है कि जो कहे कि मेरी जगह परमानेंट है। किसी को कभी किसी भी टाइम निकाला जा सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है। अहमद शहजाद साहब, हमारी कोशिश तो यही थी कि आप वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होते, लेकिन चूंकि आप सैलाब मुतासरीन के लिए इस वक्त पाकिस्तान के मुतासर इलाकों में मौजूद हैं और इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। जाते जाते मुझे ये भी बता दीजिए कि ट्राई सीरीज़ में जिस तरह हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए, आप क्या समझते हैं एशिया कप के 17वें एडिशन में पाकिस्तान को एक ही कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहिए या आप महसूस करते हैं कि छोटी टीमों के ख़िलाफ़ आपको तजुर्बात करते रहने चाहिए? अरे नहीं भाई, इवेंट के एक्सपेरिमेंट नहीं होता। हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जीतने जाना चाहिए। कंडीशंस को सामने रखते हुए अपनी प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए। और जिस मोड़ पे पाकिस्तान की क्रिकेट खेली खड़ी हुई है, जहां पे अपनों की ही एजेंसियां जो हैं, पीआर कैंपेन्स जो हैं, वो अपनों को ही नीचे गिराने के लिए तैयार बैठी हुई हैं, तो मेरे ख्याल से उसको इसी तरह जाना चाहिए। एक बड़ा जबरदस्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक राइट ट्रैक पे चल रही है, जिसपे हम और आप बैठ के बहुत बात करते थे, जिसका बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है आकिब जावेद को जाता है, जिन्होंने बहुत जो ऑन द कार्ड्स डिसीजन थे, मैं कहूँगा देर भी कर दी लेकिन फिर भी ब्रेव डिसीजन थे। बिकॉज हमारे यहाँ लोग जो है ज्यादातर वो डिसीजन लेते हैं जो मीडिया फ्रेंडली हो, जिनके पीछे कैंपेन ना चल रही हो। तो ये ऐसे प्लेयरों को कुछ बाहर करना जो कि टीम के किसी काम आ नहीं रहे थे, यारी दोस्ती ग्रुपिंग में शामिल थे, तो ये चीज एक बहुत ब्रेव थी और जिसके रिजल्ट जो है वो मिल रहे हैं और इसका सेहरा जो है आकिब जावेद साहब को जाता है। और और जो माइक हैसन है अंदर, जिस तरह वो टीम का कॉम्बिनेशन अभी ट्राई सीरीज में उन्होंने एक अच्छी टीम खिलाई है, स्पेशली आखिरी मैच के अंदर, होपफुली वो इसी तरह कंडीशंस को गेज करते हुए अच्छी प्लेइंग 11 उतारेंगे और पाकिस्तान की कौम को रिजल्ट्स देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद शहजाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। पाकिस्तान टीम की ट्राई सीरीज़ में शानदार फतह और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने मुल्क में यूथ फुटबॉल को फ़रोग देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए सीनियर कोच नासिर इस्माइल को पाकिस्तान अंडर 17 टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। नासिर इस्माइल जो AFC के A लाइसेंस के हामिल कोच हैं, खिलाड़ियों की टेक्निकल तरबियत और ग्रूमिंग में अपनी महारत के बायस जाने जाते हैं। अब उन पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वो ग्रीन शर्ट्स के कम उम्र खिलाड़ियों को सितंबर में कोलंबो श्रीलंका में होने वाले साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 के लिए तैयार करें। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित होगा, जहां उनकी सलाहियतें न सिर्फ परखी जाएंगी बल्कि मुस्तकबिल के लिए उनके रास्ते भी हमवार हो सकेंगे। पाकिस्तान को इस चैंपियनशिप के ग्रुप बी में रखा गया है, जहां उसे भारत, भूटान और मालदीव जैसी टीमों का सामना है। भारत खित्ते की एक मजबूत टीम समझी जाती है, जबकि भूटान और मालदीव के खिलाफ भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सख्त मेहनत और मुकम्मल तैयारी की ज़रूरत होगी। माहिरीन का कहना है कि नासिर इस्माइल की कोचिंग नौजवान खिलाड़ियों के खेल में निखार पैदा कर सकती है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन यूथ फुटबॉल को अपनी तरजीहात में सर फहरिस्त रखे हुए है। ये तकरूरी न सिर्फ आने वाले टूर्नामेंट के लिए अहमियत की हामिल है, बल्कि पाकिस्तान के मजमूई फुटबॉल ढांचे को मजबूत बनाने की जानिब भी एक मुस्बत इशारा है। सीधा चलेंगे इस्लामाबाद, जहां स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान अंडर 17 फुटबॉल टीम के कोच नासिर इस्माइल। खुशामदीद कहेंगे आपको और सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में आपको नई जिम्मेदारियों के लिए जो है वो मौका मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच याया भाई, आपका बहुत शुक्रिया मुबारकबाद का। और मैं आपका ही नहीं, मैं अपनी प्रेसिडेंट जनाब सैयद मोहसिन गिलानी का, अपनी कांग्रेस, अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी, उन तमाम को इलेक्ट होने पे और उसके बाद मुझे
अंडर 17 का चार्ज देने पे मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह जो कुछ आपने मेरी मुतालिक ब्रीफिंग दी है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जो कि बहुत कम वक्त हमें इस 17 को तैयार करने के लिए मिला है, हम उसके अंदर भरपूर मेहनत कर रहे हैं। हमारे 2 सेशंस हमारे कंटिन्यू हैं और उसमें लड़के बड़े मोटिवेटेड हैं और डिस्पाइट ऑफ के शॉर्टेज ऑफ टाइम हमने उनको ये जहन में चीज़ नहीं डाली है कि हमारे पास शॉर्ट टाइम है, अगर वो कम वक्त में ज़्यादा बातें समझ जाएंगे। टैक्टिकली हमने इनको तैयार करना है क्योंकि टेक्निकली आप इतनी जल्दी बच्चों को इम्प्रूव नहीं कर सकते 13 दिन के अंदर। तो उनकी टीम फॉर्मेशंस के ऊपर, उनकी टैक्टिक्स के ऊपर, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इन बच्चों से, क्योंकि मैं इस ग्रुप को काफ़ी 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ और ये बड़ा पोटेंशियल ग्रुप हमारे पास है अंडर 17 का, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इस टीम से बेहतर रिज़ल्ट पाकिस्तान को देंगे और इन बच्चों को बहुत शॉर्ट टाइम में हम तैयार करेंगे। अच्छा, ये जो आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि 2 साल से आप इस ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो टीम है, 2 साल से आप कैसे फॉलो कर रहे हैं इसको? मैं दरअसल मुख्तलिफ इवेंट्स जहाँ भी होते हैं कराची के अंदर ख़ास तौर पे और पूरे पाकिस्तान में, कहीं पे भी ग्रास रूट के जो इवेंट्स होते हैं हम इंटरलिंक होते हैं। तमाम कोचेज़ जो पाकिस्तान के हम नेशनल कोचेज़ हैं जो हर सूबे के अंदर, हर शहर में, हर गांव देहात में कंपटीशंस कराते हैं, हम इनके साथ चीज़ों को लाइन अप करते हैं, उन बच्चों के मुतालिक डिस्कस करते हैं और उसके बाद जब ये तमाम बच्चे जो हमने 1 दिन के ओपन ट्रायल्स रखे थे फिर उसको एक्सटेंड किया दूसरे दिन, उन तमाम बच्चों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे साथ ये रहा कि हमारे पास जो टाइम था, इसकी डेडलाइन थी रजिस्ट्रेशन की, उसकी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं थे वो इसमें से मिस हो गए। बहुत शुक्रिया नासिर इस्माइल, पाकिस्तान अंडर 17 फुटबॉल टीम के कोच इस्लामाबाद स्टूडियो से हम मौजूद थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन ने यूथ फुटबॉल के फ़रोग़ के लिए जो काम किया है। पाकिस्तान की जो फ़ुटबॉल टीम है वो श्रीलंका के शहर कोलंबो जा रही है, जहां पर अंडर 17 साफ फुटबॉल चैम्पियनशिप 2025 में भारत, भूटान और मालदीव के साथ मुकाबला करेगी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।